हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आप सभी का कल से सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है। तो जिनका भी कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइएगा। लेकिन पेपर करने से पहले ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। तो एक बार आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो कृपया आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बिना समय गवाए अपने सेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है और हम कैसे एग्जाम में इस इन सब तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करके अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। कच्चे माल की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कच्चे माल यानी कि रॉ रॉ मटेरियल का हम प्राइस मान लेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का प्राइस हमने यहाँ पर 100 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें ना 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो 25% की वृद्धि होती है, इट मीन्स कहने का मतलब है कि 100 का 25% हम निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप 100 का 25% निकालेंगे, ठीक है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 125। क्लियर है। अब 125 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा लेबर कॉस्ट पूछा है। तो अब हम लेबर कॉस्ट पे आएंगे। तो लेबर कॉस्ट में कहा क्या गया है कि ये जो आपका रॉ मटेरियल है इसका ये 30% बढ़ जाता है। तो 30% इसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो 30% ये जब हम इसका निकालेंगे, 100 का 30%, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 130 रुपए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 130 रुपये हो गया। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 38% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 38% इसका इंक्रीमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये 38% जब निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 172.5, ठीक है। ठीक है, 172.5 आ जाएगा। और यहाँ पर हमसे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपसे क्या कहा गया है कि हमको बराबर रखना है, ठीक है। खपत को जो है ना, सॉरी, लागत की वृद्धि को पहले की लागत के बराबर रखना है, यानी पैसा उतना ही खर्च करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 100 रुपये पे हमको जो पहले जो लग रहा था ना, मतलब 100 रुपये पे हमको 130 रुपये, और अब जो लेबर कॉस्ट लग रहा है 125 पे, वो 172 रुपये लग रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 42.5, ठीक है। 42.5। और कितने पर मतलब नया जो हमारे पास जो आया है लेबर कॉस्ट, वो कितना है? 172.5। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दे देगा 24.63%, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक दुकानदार ने दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,551 रुपये में, 91 रुपये में, और उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई। तो संपूर्ण प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको बताना है, यानी कि पूरे लेन देन में ना हमें बताना है कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, ठीक है। तो इस चीज को कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। अगर सेम एसपी की बात करें, जो ये देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या कह रहा है कि दोनों व्यक्तियों को एक ही प्राइस पे बेचा जा रहा है, 10,591। तो 10,591 में हमें बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि हमारा सेम एसपी हो गया। तो जब सेम एसपी होगा ना, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मूला होगा, वो आप ये शॉर्ट ट्रिक नोट कर लीजिए। हम यहाँ से नेट प्रॉफिट या लॉस, हमें पता नहीं है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 100, ठीक है, इंटू में वाई एक्स प्लस वाई
यहाँ पर आपका +2xy अपॉन में आपका यहाँ पर आ जाएगा 200 प्लस में x और प्लस में y। अब देखिए x और y क्या है, तो x आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, और y आपका लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस को हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रॉफिट को प्लस से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने 100, अब हम यहाँ पे 100 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट है, 19%। ठीक है, तो 19, हमने आपको बताया कि प्रॉफिट को प्लस और लॉस 11% है, तो उसको माइनस से, माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 इंटू 19, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, तो इस माइनस के 11 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस माइनस के 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और इसको हम लोग 11 लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब नीचे आएंगे, नीचे हमारा क्या दिया गया है, 200। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपको जो वो टाइम लगेगा उससे ये बहुत ही कम समय में आप निकाल पाएंगे। वहां सीपी निकालना होगा, फिर सीपी से जाके आपको टोटल सीपी, फिर टोटल एसपी, फिर आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, वो सारी चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे बहुत ही अच्छा ये आपका वे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऊपर आ गया, 19 में से 11 जाएगा तो 8, 8 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, 800 आ जाएगा, और माइनस का आपका यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 418। ठीक है, 418 आ जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 219 में से 11 चला जाएगा 208। ठीक है, तो ये 208 आ जाएगा, और हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 418, सॉरी 800 में से 418 जब माइनस करेंगे तो 382 आ जाएगा। ठीक है, 382 डिवाइडेड बाई हमारे पास नीचे में है 2208। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.83%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस लगा नहीं है, यानी कि ये आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन में प्रॉफिट 1.83, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है 1.8% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप इस तरह के किसी भी, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया आप नोट कर लेना, किसी भी क्वेश्चन में जहां आपका सीपी सेम हो, सॉरी एसपी सेम हो, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 16 cos³ -12 cos π/6, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो पाई की वैल्यू अगर थीटा में बात करेंगे तो आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, सॉरी, अगर डिग्री में बात करेंगे तो, और यही पाई की वैल्यू आपको अगर एरिया वाले मेंसुरेशन में चले जाएंगे तो वहां पे 22/7 या 3.14 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, 16 cos³। ठीक है, और ये क्या दिया गया है, पाई बाई आपका 6, यानी कि 118, सॉरी 180/6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। अब नेक्स्ट में हमारा क्या दिया गया है, 12 cos। ठीक है, कॉस पाई की जगह पे 180, अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप अपना यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, और ये भी आपका आ जाएगा 30, यानी कि सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 30 का क्यूब। ठीक है, -12 cos 30। ठीक है, अब यहाँ से cos 30 √3/2 होता है, तो 16, अब √3 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 × 3 √3, और 2 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास नीचे में आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 12
इंटू √3 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 × 3 6। तो 6√3 माइनस 6√3 आपका क्या दे देगा, हमारे पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगा 0। 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी था, आपको वैल्यू पुटिंग करना था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और शेष जो बचता है उसको 75 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से, उसको मतलब स्पीड से उसको पूरा किया जाता है। तो पूरी यात्रा के प्रति घंटे की औसत गति आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कि पूरी यात्रा में ना उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि हमको टोटल डिस्टेंस एक चाहिए, कि टोटल डिस्टेंस का ही तो ये अलग अलग पार्ट में इतना इतना जो भी आपका स्पीड दिया हुआ है उससे कर रहा है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि डिस्टेंस जो है ना, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 12। ठीक है, 12 किलोमीटर। अब 12 मैंने क्यों माना, आप एक्स भी मान सकते हो, बट 12 हमने इसलिए माना, जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे 12 अगर हम माने तो आप देखेंगे कि पहला जो है 2/3 भाग, तो 2/3 भाग तो ये आपका कैलकुलेशन एक डिजिट में आ जाएगा, जिससे कि मैंने आपको यहाँ पर 12 लिया। ठीक है, तो हो गया। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि टोटल डिस्टेंस 12 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ना वो कितने की दूरी तय कर रहा है। तो देखिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 12 का कितना, 2/3, यानी कि इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 4×2 = 8 आ जाएगा, यानी कि वो 8 किलोमीटर की दूरी जो है ना वो 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा सो देखिएगा। अब नेक्स्ट चलेंगे, 60 किलोमीटर दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितने दूरी तय कर रहा है, तो वो टोटल दूरी का 1/4 भाग। ठीक है, तो 12 का 1/4 भाग यानी कि 3। तो 3 किलोमीटर जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। यानी कि जब वो यात्रा शुरू करता है ना, तो वो सबसे इनिशियली वो 45 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, लेकिन वो 8 किलोमीटर चलने के बाद, 45 किलोमीटर की स्पीड से 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 3 किलोमीटर और आगे चलता है। तो टोटल वो कितना ही किलोमीटर चल गया, 11 किलोमीटर वो चल गया। अब कहा क्या है कि 75 किलोमीटर जो चलता है ना, तो लास्ट का आपका जितना भी रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया वो उसको 75 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो हमें पता है कि लास्ट का जो आपका है यहाँ पर, लास्ट का कितना रह गया है, 12 टोटल डिस्टेंस है, और 8 और 3 ये दोनों कर लिए, तो हमारे पास कितना किलोमीटर का रह गया, तो लास्ट रह गया हमारे पास 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि किस स्पीड से कितनी दूरी तय हो रही है। ठीक है, अब हमें पता है कि एवरेज के फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज हमको निकालना है क्या, स्पीड। ठीक है, तो हमने क्या किया, एवरेज स्पीड के लिए लिख दिया टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो हमने मान लिया है कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 12 है, लेकिन टोटल टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, ये करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमने 12 लिख लिया। ठीक है, अब 12 हमारा टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम के लिए यानी कि आप देखेंगे कि अगर वो आपका, अब सबसे पहले ये चीज समझो कि टाइम के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं। तो टाइम के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही होता है ना। तो हमारा जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा था 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 8/45 कर दे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक, मतलब 45 किलोमीटर से 8 घंटे 8 किलोमीटर की जो दूरी दूरी तय किया उसके लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका कर देंगे 8/45। ठीक है, इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 60 किलोमीटर कितने घंटे से कर रहा है, तो वो कर रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 60, और यहाँ पर फिर 1 किलोमीटर कर रहा है 75।
ठीक है। अब इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन सब का एलसीएम 900। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 12 × 900, क्योंकि 900 नीचे में आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब जब 45 से हम इस 900 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, 20 × 8 यानी कि 160। तो यहाँ पर हमारा आ गया 160 प्लस 66 से जब डिवाइड देंगे तो 15 बार में जाएगा, 15 × 3 कितना आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये आ गया 45 और ये आ जाएगा आपका कितना 12। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा 12, जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू में हमने 900 लिखा था, 900, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 217। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49 पॉइंट समथिंग, जो कि ये है हमारा आंसर, 49 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर जो आएगा एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मैं आपको ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि आप एक कल आपका पेपर है तो आप एक बार इन सारे क्वेश्चनों को अगर कर लेते हैं और इन टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप आज ही प्रैक्टिस करेंगे और ये कल आपका सॉल्यूशन आप आराम से जाके नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप जाके अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है, तो इसकी परिमाप क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या करना है कि हमको करना क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है, एरिया तो दे दिया गया है, बट हमारे पास बेस और हाइट पता नहीं है। लेकिन हमारे पास जो दिया हुआ है ना, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो है ये 10x है एक, दूसरा जो है तो ये आपका बेस 10x हो गया, ठीक है। हाइट आपका हो गया 24x, और आपका जो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेस और देखिए आपका 10x 24x 26x आ गया, तो बेस हमारा 10x और हाइट हमारा 24x। अब हमें पता है कि एरिया क्या होता है, तो एरिया हमारे पास दिया हुआ है 480, एरिया हो जाता है हाफ अपॉन, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस कितना है 10x, ठीक है, और हाइट कितना हमने निकाला 24x, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12, यानी 12 का 120 एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आ गया 480 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 120 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 4, और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से सिंपली एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई है, तो हमने 10x माना है 24x माना है, तो ये जो है हमारा कितना 10×2 = 20, भुजा की साइज जो है वो लंबाई 20 सेंटीमीटर। फिर ये दूसरी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी 48 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा की लंबाई आ जाएगी 52 सेंटीमीटर, ठीक है। इन तीनों का योग हमारे पास क्या आता है, परिमाप आता है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 10×2 = 20, जी 2 0, और ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो हमारे पास पता चल चुका है कि ये जो परिमाप है त्रिभुज की भुजा का वो है हमारे पास 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है। एक बार जल्द से जल्द आप लोग जो है ना, सॉरी, आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही आगे ले चलिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में फिगर में दिया गया है, ठीक है, फिगर है आपके सामने, और दिया गया है कि त्रिभुज CD में क्या कहा गया है कि एंगल BCA, तो एंगल BCA यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, ये एक समद्विभाजक है, देख रहे हैं,
समद्विभाजक है। सी डी बराबर, सी डी जो है ना वो बराबर है किसके, डी ए के, यानी कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। ठीक है। तो यदि एंगल बीडीसी बताया गया है आपका 76 डिग्री है, तो एंगल सीबीडी हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस एंगल को फाइंड करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये दिया हुआ है कितना, 76 डिग्री। ठीक है, ये हमारा दे दिया हुआ है 76 डिग्री, डी एंगल की बात है ना, तो 76 डिग्री है। तो आपका जो यहाँ पर ये हमारा कितना दे दिया है, 76 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है कि एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल बी डी सी। ठीक है, तो एंगल आप बी डी सी बोल ले या एंगल आप ये बोल ले, एंगल आप बीडीसी बोलेंगे या एंगल आप बोल लेंगे इसको एडीसी, राइट। एंगल बीडीसी और एंगल एडीसी। ठीक है, तो यहां पर हमारा पता चल गया कि एंगल बीडीसी, ठीक है, प्लस का एंगल एडीसी, तो ये हो जाता है आपका 180। ठीक है, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 76 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल ए डी सी की, इस वाली एंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 76 है तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एंगल ए डी सी फाइंड कर लिया यहाँ से। तो हमारे पास एंगल ए डी सी जो है वो आ गया 180 माइनस का आपका यहाँ पर 76, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से 104 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री हमारे पास एंगल एडीसी आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभुज सी, त्रिभुज सी डी ए में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में बात करेंगे, ये वाला, ये जो त्रिभुज है ना, इस वाले त्रिभुज में हम बात करेंगे। तो त्रिभुज सी डी ए, यानी कि हम ट्रायंगल सी डी ए, ओके, सी डी ए में क्या बात करेंगे, तो सी डी ए में देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि सी डी इक्वल्स टू क्या है, सी डी इक्वल्स टू डी ए है, यही कंडीशन है ना हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, क्या कहा गया? तो सी डी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, डी ए है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना कि एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। अब ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि आपका जो है ना जो लंबाई है सी डी की वो लंबाई डी ए की बराबर है। तो यहाँ से हमने ये फाइंड किया और ये हमें पता चल गया क्या, कि हमारा जो है वो 180, ओके, माइनस 104, ओके, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, ये 38 डिग्री आ गया। अब 38 डिग्री आ चुका है यहाँ पर, तो कौन सा एंगल हमारे पास, देखिए ये एंगल हमारे पास कितना आ गया है, ये एंगल हमारे पास आ गया 104। ठीक है, अब हमने एंगल कौन सा फाइंड किया है, डी सी ए, एंगल डी सी ए, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, इधर वाले की, इधर वाला एंगल हमारा कितना है, 38। ठीक है, तो अब बताइए ये जब 38 डिग्री है, ठीक है, तो 38 डिग्री जब होगा तो एंगल बी सी ए, यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 76 डिग्री। क्लियर है, 76 डिग्री होगा ना, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर कौन सा एंगल हमने निकाला, बी सी ए, यानी कि ये 38 डिग्री है तो ये भी जो 38 डिग्री होगा, और इस पूरे एंगल की हम बात करेंगे, इस पूरे एंगल की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 38 38 76, तो 76 डिग्री आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास पता चल चुका है कि 76 डिग्री हमारे पास आ चुका है, और हमसे पूछा क्या गया है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एंगल सीबीडी की बात बताइए, यानी कि एंगल हमें सी बी एंड डी, ये वाला, तो 180 हम यहाँ से सिंपली निकाल सकते हैं कि एंगल सी बी डी का अब वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए
80, ओके, माइनस आपका 76 एंड माइनस 38, जो आएगा हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 6 14, 14 80, 10 में से 6, ठीक है, और ये 10 1 11, यानी कि यहाँ पर आ गया 66 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो एंगल बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 66 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सॉरी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों का हम क्या करेंगे, पुरुष और महिला का इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि 6 पुरुष, यानी कि 6 पुरुष को हम 6 मेल प्लस 8 वुमेन, ठीक है, 8 वुमेन कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो 10 दिनों में, इक्वल्स टू 26 पुरुष और 48 महिलाएं, यानी कि 26 मेल प्लस आपका यहाँ पर आ जाएगा 48 वुमेन। बहुत ही इजी है, आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ यह कैसे होगा। और यहाँ पर 2 दिन में समाप्त कर रहा है। अब इन दोनों को जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा 60 मेल आ जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप काट देंगे 2 से, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 5 आ जाएगा हमारे पास, तो 5 × 6 कितना आ जाएगा, 30 मेल आ जाएगा इधर, 30 मेल और प्लस में 40 वुमेन, ठीक है। वुमेन है ना, 40 वुमेन आ जाएगा, ठीक है। और 40 वुमेन आ गई इधर, क्या आ जाएगा, 20 मेल एंड 48 वुमेन, ठीक है, क्लियर है। अब 48 वुमेन यहाँ पर आ गया। अब वुमेन और मेन वाले को साथ में कर लेंगे, यानी कि 30 में से जब 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 मेन आ जाएगा, ठीक है, 4 मैन एंड इक्वल्स टू, ये आपका जब 48 में से ये हमारा क्या है, 48 है, ठीक है। तो 48 में से 40 जाएगा तो हमारे पास कितना वुमेन बच जाएगी, 8 वुमेन। अब देखिए इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2, यानी कि हमारा कहने का मतलब हो गया कि 1 मैन बराबर कितनी वुमेन, 2 वुमेन, ठीक है, ये आया। अब यहाँ से हम इतना तो हमने निकाल लिया। अब हमको करना क्या है कि अब हमको M1 D1 वाले फॉर्मूले पे पुट कर लेना है। आप कोई सा भी एक ले सकते हैं, जैसे 6 पुरुष 8 महिला ले सकते हैं, या आप 26 पुरुष 48 महिला ले सकते हैं। आंसर आपका वही आने वाला है। तो हम 6 पुरुष और 8 महिला लेते हैं, ठीक है। तो 6 मेन की जगह पे, मेन 1 मैन कितने बराबर है, 2 वुमेन, तो 6 मैन है तो 6 × 2 लिख सकते हैं, और वुमेन हो जाएगा तो 6 × 2 वुमेन लिख सकते हैं ना, इंटू, सॉरी, अब प्लस आपका कितना, 8 महिलाएं। तो देखिए ये 8 वुमेन है, तो 8 वुमेन, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 × 2 = 12 और 8, टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल 20 आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 20, हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको कि 20 वुमेन, यानी कि 20 वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है 15 पुरुष और 20 महिलाएं, तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा। एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 15 पुरुष यानी 2 महिला, एक पुरुष बराबर 2 महिला, यानी 15 पुरुष की जगह पे 30 महिला हो जाएगी, ठीक है। तो 30 महिला प्लस 20 महिला कितना महिला हो जाएगी, 50 महिला, समझ पा रहे हैं ना। तो 50 महिला पूछा गया है कि कितने दिन में, तो D2 हमसे पूछा गया है। अब यहाँ से हम 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि ये D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अलजेब्रा का क्वेश्चन में देखिए क्या, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 428 × 428 × 428 प्लस 348 × 348 प्लस 348, और में 428 × 428, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि ये 428 तीन बार मल्टीप्लाई है। तो यानी कि हम इसको अगर ए मान लें 428 को, तो हमारा ये ए क्यूब हो जाएगा ऊपर में, प्लस अगर 348 को हम बी मान लें तो हमारा ऊपर का बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? नीचे में आइए, नीचे में ए, हमने इसको ए माना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस आपका यहाँ पे ए इंटू बी, तो माइनस ए इंटू बी, ठीक है, ओके, ए इंटू बी, एंड आपका यहाँ पर फिर ये प्लस का बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब आप हम सभी को पता है कि ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू में आपका ए स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है। और हमारा नीचे में यही दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। तो हमें पता है कि ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी। क्लियर है? तो हमने ए प्लस बी यानी ए किसको माना है 428, तो 428 प्लस आपका क्या आ जाएगा बी 348, ठीक है। तो सिंपल हम इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो 6 का एक ही ऑप्शन है वो है 776, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो गया। तो देखिए हमने कितने कम समय में इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये आपका फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि यदि p प्लस क्यू इक्वल टू 6 है, p इंटू क्यू आपका 4 है, तो पी क्यू और प्लस क्यू क्यू की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो सिंपली आपको क्या जरूरत पड़ेगा, देखिए हम जानते हैं कि पी क्यू अभी आपको पता है ए क्यू वाले में, तो पी क्यू और क्यू क्यू की हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा पी प्लस क्यू, ठीक है, इनटू में पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस का पी क्यू, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमें पी प्लस क्यू तो पता है, पी क्यू भी पता है, लेकिन पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर पता नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 पी क्यू, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, 2 पी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 36 आ जाएगा। अब देखिए हमें ये निकालना है तो इसको एज इट इज रह देंगे, और 2 पी क्यू की जगह पे पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 पी क्यू 8 आ जाएगी, 36 में से 8 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास 28 आ जाएगी, ठीक है, 28, ओके। तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 28, तो हम इसकी जगह पे हम 28 लिख सकते हैं, 28 माइनस ये हमारा 4 है, ठीक है, और ये हमारा कितना दे रहा है p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है, तो हम यहाँ पे 6, तो 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 24, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 चौका 24, 2 6 दूना 12, 2 14, यानी कि 144, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ये सही है। मैंने अलजेब्रा में आपको करा दिया हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो पैटर्न आपका यही रहने वाला है। इसलिए मैंने आपसे बताया कि एक बार ये सब सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि राम अपनी सामान्य गति के 60% गति से एक निश्चित यात्रा तय करता है, तो वह अपने गंतव्य में 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनट में बताइए। तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए कहा गया है क्या कि वो 60%, ठीक है, तो 60% का जब हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 16/100 आ जाएगा, 60/100, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 20, 20 × 3 = 60 और 20 × 25 = 100, ठीक है। तो वो हुआ क्या कि आपका शुरू में जो स्पीड था वो 3x, बाद में जो स्पीड आया वो 5x, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि इन दोनों का अंतर यानी कि 5x - 3x
कितना है, जब ये अंतर आता है तो ये 36 मिनट की देरी हो जाती है देरी। अब 36 मिनट की देरी हो जाती है तो इन दोनों का आपका कितना हो जाएगा, डिफरेंस 2x। यहाँ पे हमारा 2x आ गया, ये 36 आ गया। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18 मिनट। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18 मिनट। ठीक है, ये आ गई है मिनट। ओके, अब देखिए x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़िए क्या कहा गया है। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय क्या था, मतलब शुरू में जो स्पीड थी उसकी, उस स्पीड से उसका टाइम कितना टाइम लगता है। तो शुरू में जो भी आपका स्पीड था वो कितना, मतलब जो टाइम लग रहा था वो 3x लग रहा था। ठीक है, टाइम आपका कितना लग रहा था, 3x, और बाद में आपका 5x। तो 3x लग रहा था, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास x की वैल्यू जो आ चुकी है वो आ चुकी है 18, और 18 × 3 कितना आ जाएगा, 54। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि cos a इक्वल्स टू 9/41, तो cot a का वैल्यू बताइए। ठीक है, cos a की वैल्यू दे दी हुई है। तो सबसे पहले बात है कि cos होता क्या है, तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है ना। तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, और हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है 41। अब हमें फाइंड क्या करना है, cot। तो सिंपल है, cot a फाइंड करना है। तो cot क्या हो जाता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो हमें p निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या, कैसे p निकालेंगे, तो p इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाइपोटेनस कर लिया, कितना आ जाएगा हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 41 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 41 कर लेते हैं ना, 41 तो ये आ जाएगा 1 4, एंड ये आ जाएगा 4। ठीक है, और ये आ जाएगा 16, यानी कि 1681 आ जाएगा। ठीक है, ये 61681 आ जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 1600 आ जाएगा। तो 1600 रूट से बाहर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल चुका है कि p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 है, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या दी आई थी, 9। तो 9/40 जो है कॉट का वैल्यू, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। राजू और रवि और अशोक ने एक चुनाव लड़ा। डाले गए मत पांच डाले गए मत सॉरी डाले गए 5% मत अवैध थे। जो भी चुनाव में जितना भी मत डाला गया ना, उसमें 5% अवैध हो गए। राजू को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, रवि को कुल मतों का 32%। तो विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 51 36 अधिक वोट जो है अधिक प्राप्त हुए। तो मतलब ये मतों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि टोटल जो वोट डाले गए ना, टोटल, ठीक है, टोटल जो वोट डाले गए वो 100x डाले गए। ठीक है, 100x यहाँ पे वोट डालेगा। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि राजू को 30%। तो राजू का कितना मिला, राजू को 30%, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30x। क्लियर है, तो उसको 30x मत प्राप्त हुआ। और इसको रवि को कितना हुआ, रवि रवि को हुआ 100 का 32%, यानी कि 32x। अब देखिए टोटल हमने 100x माना था, उसमें से देखिए क्या हुआ, 100x माइनस 5% जो है तो 5x, 5x आपका मत बर्बाद हो गया, अवैध था। माइनस आपका कितना हो जाएगा, 30x माइनस आपका 32। ठीक है, इन सबको जब ऐड करेंगे तो 30 एंड 32 62 एंड 5 67। 67 जब चला जाएगा 100 में से तो यहाँ पे आ जाएगा 33। 33x आ गया। अब 33x माइनस क्या कहा गया है कि जो कम, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 33x पड़ा,
और जिसको कम पड़ा उसमें कितना था, अंतर कितना था, 5136। तो कम वोट किसको पड़ा, 30 वाले को, ठीक है, यानी कि राजू को। तो 33 - 30x इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा, 5136। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 3x इक्वल टू 5136। ओके, तो 3x इक्वल टू 5136, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा। तो 17, 1 और 2 ये आएगा 17, 12। यानी कि x की वैल्यू जब 17, 12 आ गई, तो हमसे क्या पूछा है कि टोटल मत कितना था। तो टोटल मत हमारे पास 100x था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 171200। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही है। ठीक है, सॉरी डी नहीं, ये है ना, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 17, 12 पे 00। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। दामिनी ने 7500 की कीमत वाली वस्तु खरीदी और उसके लिए 3500 का अग्रिम भुगतान किया। यदि शेष के लिए साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष है, और दामिनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी देय की राशि का भुगतान कर दिया, तो दामिनी 4 महीने बाद कितना ब्याज। यहाँ पे क्या कहा गया है कि, एक बार क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, थोड़ा सा वेट कीजिए, हम पानी थोड़ा पी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहा गया था कि दामनी ने 7500 कीमत वाली एक वस्तु खरीदी, उसके लिए ये 3500 का वो डाउन पेमेंट की। ठीक है, तो वो जब 7500 में वो 3500 क्या की कि डाउन पेमेंट कर दी। ठीक है, तो 7500 में से हम क्या करेंगे, 3500 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4000। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 9% है, तो ये 9% आ गया। ओके, एंड यहाँ पर क्या कहा गया है कि 4 महीने, तो इसका आप जो टाइम जो निकालेंगे तो वो टाइम कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर ईयर है, तो 4/12 यानी कि 1/3, 1/3 आ गया। अब सिंपली हम यहाँ से एस आई निकाल लेंगे। ठीक है, तो एस आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी पी हमारा कितना आ गया, 4000 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 इंटू में टाइम 1/3 नीचे आ जाएगा, और ये 100 इंटू में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको काटेंगे 3, और ये आपका 00 से 00 चला जाएगा, तो 40 दिया 120। तो 120 रुपये 4 महीने के बाद उसको ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल ही सही, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घोड़े को 60,000 रुपए में 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको क्या एसपी दिया हुआ है। ठीक है, कि 60,000 रुपए पे बेचा गया और 20% लाभ पे। तो देखिए एसपी 60,000। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपका 60,000 रुपये। ठीक है, कितना, 120। ओके, 120 आ गया, और यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि उसको 30% लाभ पर। तो देखिए जो इसको आप निकालेंगे ना, तो सिंपली इसका फॉर्मूला होता है, जैसे 30% लाभ पे कहा गया ना, तो एस पी अपन में 120, और कितने परसेंट लाभ पे बेचना चाहिए, 130, मतलब 30%, तो 130। बस सिंपली इसको सॉल्व कीजिए आप, कैंसिल आउट, 12 25 कितना आ जाएगा, 60, यानी कि ये 5000।
5,000 इंटू 13, 13×5 65, यानी कि 65,000 आपका आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक डीलर 650 रुपए पर सूचीबद्ध पर एक पुराना कूलर खरीदता है, 20%, 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है, इसकी मरम्मत पर वो 38 रुपये खर्च करता है, इसे 20% लाभ पर बेचता है, तो कूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपली क्या क्या है कि आपका यहाँ सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। तो उसकी छूट कितनी हो जाएगी, तो 20 + 10 -20 × 10 अपॉन में 100, 10 10 10 10 दो, ये आपका आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना, 30, 30 में से 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा 28%, ठीक है। अब 28% आ गया, यानी कि 650 का वो 28% आप माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 72। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटो, 5 दूना 10, 13×5 65, और इससे आप काटो 36, तो 36 × 13, तो 36 × 13 आपको कितना दे देता है, 36 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 13, 468। यहाँ से हमें पता चल गया कि 400 छूट के बाद उसको कितना मिला, 468 रुपया। उस पे वो कितना खर्च कर देता है, तो वो खर्च कर दे रहा है 38 रुपये। 38 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। 38 रुपये वो खर्च कर रहा है ना, तो 38 जब हम 468 में क्या करेंगे, तो 38 को ऐड कर दिए, तो हमारे पास आ गया 506। अब 506 रुपये वो टोटल खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये तो इसका क्रय मूल्य हो गया। अब उससे पूछा है कि विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इंटू में कितना लाभ पे बेच रहा है, तो 20%, तो 120 अपॉन में 100, तो हमारा सीपी आ जाएगा ना। तो यहाँ से हमें पता है कि 20×6 = 120, 20×25 = 100, और ये आपका पॉइंट में आ जाएगा 506, 506 × 6 डिवाइडेड बाई 5, 607 रुपये 20 पैसे, 607 रुपये 20 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका में 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्याएं दर्शाई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, बी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या डी द्वारा बेची गई साइकिलों की संख्या का अनुपात क्या है। तो बी कितना बेच रहा है, 90। डी कितना बेच रहा है, 165। अब इसको काटिए 5 से, 5×3 = 15, 1, 5×3 = 15, इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 4, 8, 18×5 = 90, 3 से कट जाएगा, 6×3 = 18, 11×3 = 33, यानी कि 6:11। ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक घन का भुजा क्या है जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों के आयतन के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे सभी अलग अलग घन का आपको ये भुजा दिया हुआ है, तो हमें पता है कि आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। ये हो जाता है A³ यानी कि पहले वाले के लिए 6 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 216। दूसरे वाले के लिए 8 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 512। और तीसरे वाले के लिए 10 का क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 1000। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो 6 and 2 8, 1 1 2, ठीक है, 5 and 1, ये आएगा। 8 का क्यूब 512 ही होता है ना, 8 × 8 × 8, बिल्कुल, प्लस आपका 216, प्लस आपका 1000।
सत ओ सॉरी सॉरी, 5 2 7, मैंने ये सिर्फ 7 5 को लिख दिया। ये आ जाएगा 7। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 7 2 8 आ गया। अब ये तीनों घन का आयतनों का योग आ गया, जो कि कहा गया था आयतन का योग। ठीक है। अब यहाँ से क्या कहा गया है कि एक घन की भुजा क्या है, अब इसकी भुजा पूछ रहा है। तो भुजा क्या हो जाता है, जब एक वॉल्यूम हमको पता है इतना आ गया है तीनों का, वॉल्यूम का योग, तो हमारे पास भुजा क्या करते हैं, क्यूब रूट ए, सॉरी क्यूब रूट ऑफ ए नहीं, क्यूब रूट, अब इसका आप क्यूब रूट निकालो, 17 28 है ना। 17 28। तो इसका आप क्या करेंगे कि ये कर लेंगे 17 28 क्यूब रूट के अंदर, तो ये आपका आ जाएगा, दे देगा 12 का क्यूब जो होता है वो आपका 1728 आता है, यानी कि डी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, उनका मौसम 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम, एलसीएम की जगह पे इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 4 × 4, 5 × 4 × 4 करेंगे तो हमारे पास 5 चौका 20 चौका 80। राइट, तो 80 हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, डी। यहाँ पे एक ट्रक 36 लीटर डीजल पर 492 किलोमीटर चलता है, तो 33 लीटर डीजल पर वह कितने किलोमीटर चलता है। तो सिंपली 492 डिवाइड बाई 36, 1 लीटर का आ जाएगा, और यहाँ पे 33 लीटर पूछा गया। बस काट दीजिए इसको, जितना कटता है 6 से काटेंगे, 8 × 6 = 48, 6 × 2 = 12, 6 × 36। राइट, 3 से काटेंगे तो 11 × 3 = 33, ये 2 से काटेंगे 41। ठीक है, तो 41 × 11, तो 41, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 8 4, 481। सॉरी, यहाँ पर हमारा आया 11 × 41 कितना आ जाएगा, तो 41 आ गया। ओ अच्छा, मैंने 4 जोड़ दिया था, 1 5 4, 451। ठीक है, तो जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दिसंबर और फरवरी के बीच एक्स के सब्सक्रिप्शन में कितना अंतर है। दिसंबर और फरवरी, तो देखिए दिसंबर में एक्स कितना था, दिसंबर में एक्स 40, और फरवरी में एक्स 30, तो 40 - 30 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो 10 करोड़ का जो अंतर है, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कहा गया है कि 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एक जीवा खींची गई है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या दे दिया है, 58 सेंटीमीटर का व्यास, टोटल ये आ गया व्यास आपका। अब यहाँ पे आपका कहा क्या गया है, हाँ 42 सेंटीमीटर वाले एक जीवा खींची गई है, 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा से उस वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई के अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी के अन्य सेंटीमीटर लंबाई। देखिए आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया सेशन को लाइक कीजिए। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये आपका ओ हो गया पॉइंट, ठीक है। और एक यहाँ से आपका ये ड्रॉ होगा और एक यहाँ से आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको पॉइंट दे दीजिए नाम। अगर ये ए है, ये ओ हो गया, ये आपका क्या है, ओ है, ठीक है। इसने इसको आपने रख दिया सी, ओके। इसको आपने रख दिया एम, इसको आपने रख दिया एन, ठीक है। इसको आपने रख दिया बी एंड इसको डी, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि सॉरी, ये ए बी की लंबाई कितनी दी हुई है, तो ए बी की लंबाई हमारे पास आ गई 42, ओके। ए बी की लंबाई हमारे पास आ गई है 42। तो ए बी हमारे पास आ चुका है 42, राइट, 42 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर ए एन की बात करें यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन हमारे पास आ जाएगा 42 का हाफ कितना हो जाता है, 21। तो 21 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, सी डी, ठीक है। तो सी डी की लंबाई कितनी है, 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। तो सी एम की लंबाई कितनी हो जाएगी, सी एम की लंबाई इसकी हाफ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे सी डी जो है ना, ये सी डी पूरा है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, तो इसकी 40 सेंटीमीटर है। तो इस वाले पोर्शन तक एम तक ये हाफ है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ओ ए, ये क्या होगा, ओ ए और ओ ए या ओ सी, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। तो ओ ए और ओ सी जो है वो व्यास कितना दिया हुआ है, 59। तो हम यहाँ से सिंपली लिख सकते हैं ओ ए या बराबर ओ सी बराबर आपका 59 का 2, राइट। तो ये आ जाएगा, सॉरी 59 नहीं है ना, 58 है ना, 58 का 2, तो ये आ जाएगा 29, ठीक है, 29 सेंटीमीटर। अब हमसे देखिए पूछा क्या गया है कि जीवा की न्यूनतम दूरी बतानी है, ठीक है। तो यहाँ आपका लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक त्रिभुज बनना है, त्रिभुज कौन सा, देखिए ट्रायंगल सी ओ, और यहाँ देखिए ओ तक आए, और यहाँ से फिर ये सी ओ एम, ठीक है। तो ट्रायंगल सी ओ जो है ना, ट्रायंगल सी ओ एम में आपको क्या करना है, या आप ऐसे देख लो ना, एंगल सी, ट्रायंगल सी एम ओ, ठीक है। सी ओ एम जाओ या सी एम जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूँ। देखिए इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले ट्रायंगल की, ठीक है। इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ट्रायंगल सी एम ओ की बात करते हैं, ठीक है, सी एम ओ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये हाइपोटेनस हो गया, यानी कि कौन, सी ओ, ठीक है। ओ सी या सी ओ जो भी है, आपका सी ओ इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास सी एम भी है, सी ओ भी है और सी एम भी दिया गया है। तो हम सिंपली यहाँ पर ओ एम निकाल सकते हैं ना, ओ एम निकाल सकते हैं, राइट, ओ एम निकाल सकते हैं ना। ओ एम हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि आपका यहाँ से लेके इस एंगल की ही तो बात कर रहा है, सॉरी इस लंबाई की तो बात कर रहा है वो। ये क्या कह रहा है, 40 सेंटीमीटर लंबाई की अन्य समांतर जीवा की न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसकी और इसकी दूरी क्या है, इस वाले की। तो इसकी ये जो लंबाई है ना, सी से सॉरी ओ से लेके एम तक की, यही हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लगा देंगे, ओ एम क्या आ जाएगा, रूट अंडर ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, ओ सी का स्क्वायर माइनस आपका कितना आ जाएगा, ओ सी, एक तो ओ सी और दूसरा सी एम, तो सी एम का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से हमें पता है कि ओ सी हमारे पास 29 है, तो 29 का स्क्वायर
और माइनस का आपका सीएम कितना दिया गया है, सीएम हमारे पास आया था 20, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जब आप स्क्वायर करेंगे तो 400 और 9 9 81, तो ये आ जाएगा आई थिंक 841 माइनस 400। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 29 का स्क्वायर 841 ही आता है। 29 इंटू में 29, यस, 400, सॉरी 841। और ये 400 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 441। और 441 हमें पता है कि 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 सेंटीमीटर हमारा जो है आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी, 21 सेंटीमीटर हमने किसका फाइंड कर लिया, ओ एम की। ठीक है, ओ एम की हमने फाइंड कर लिया कि 21 सेंटीमीटर हमारे पास दूरी आ चुकी है। ठीक है, अब एंगल हम, अब दूसरा एक एंगल है, इस एंगल में हमारा ये जो है ना ओ से लेके एम तक के हमने दूरी को फाइंड कर लिया। अभी एक और एंगल है हमारा, सॉरी ट्रायंगल है हमारा, कौन सा, ए एन बी, ए एन ओ, सॉरी ट्रायंगल ए एन ओ। ठीक है, तो ट्रायंगल ए एन ओ में, तो आपको पता है कि ओ ए की लंबाई हमारे पास दी हुई थी 29। ठीक है, और यहाँ पर ये ए एन हमने फाइंड किया था 21। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली हमें जानते हैं कि यहाँ से एन ओ जो है, एन ओ जो है हम निकालेंगे पाइथागोरस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर माइनस में आपका यहाँ पर कितना है, ए एन का स्क्वायर। ठीक है, ए एन का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 29 का स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 29 दे देता है 841। ठीक है, और माइनस का ये आ जाएगा 441, तो ये रूट के अंदर 400 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें दे देगा 20। अब देखिए, हमारे पास एन ओ की वैल्यू आ गई है 20 सेंटीमीटर, और हमने ओ एम निकाला था ना, ओ एम आ गया है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ओ एम और एन ओ, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो गया, तो 21 माइनस में 20, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ये सही हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के सेशन में इतना ही। ये आपको कुछ क्वेश्चन थे जिसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।